हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से हम लोग आज पढ़ेंगे, आपका प्रैक्टिस बैच है ये, और इसमें हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका देख रहे थे? आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यूनिट 3 का, है ना। तो उसमें से फर्स्ट लेक्चर में आपका 5 क्वेश्चन किए थे हम लोग, है ना, और सेकेंड लेक्चर में आपका कितना 10 क्वेश्चन किए थे, और अभी लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे। अभी कितने देखेंगे? 15 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 30 हो जाएगा। और एक क्लास और लेंगे तो आपका ये आपका 40 से 45 क्वेश्चन इसमें किया जाएगा, इस प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। मतलब यूनिट 3 में इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं निकल पाएगा, तो मतलब 40-45 काफ़ी होता है। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बता दिया जाता है। आप लोग खाली ध्यान क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव को सेपरेट कॉपी में ठीक से लिखिएगा और एक जगह लिखिएगा, है ना, और बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिए। आप बहुत काम देने वाला है, चूंकि ताकि एग्जाम के समय सिर्फ कॉपी निकाल के आपको देखना रहे। अभी जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम के समय क्या करेंगे, सिर्फ नोटबुक को निकालेंगे और उसको एक तरफ से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 35 मार्क्स को आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो लाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए बच्चे, और चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 3 का, या अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब लाजवाब है, मतलब क्वेश्चंस यहाँ के बहुत ही सुंदर होता है। आप यदि पढ़े हुए हैं तो आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए कॉपी लेके बैठ जाइए और हम लोग शुरू करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 3 का। और आज जो है हम लोग 15 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग मिलकर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर टॉप 2 मार्क्स का पढ़ेंगे, फिर 5 मार्क्स का, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, और अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को सलाह दें, वो ज्वाइन कर लेंगे, अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन किए जाएंगे और समझाया भी जाएगा, और आपके 5 मार्क्स का भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव। चलिए कॉपी कलम निकालिए और बैठ जाइए, आइए पढ़ते हैं। तो आइए आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना। आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, है ना, बताइएगा जल्दी जल्दी। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग लास्ट में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में आपको पढ़ाया गया था रस्टिंग के बारे में, है ना, जिसको कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन। कोरोजन के बारे में आपको बताया गया था। बोला रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। पहला स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन, हम लोग पढ़े हैं। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण, संक्षरण क्या होता है? संक्षरण। फिर है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब वैद्युत अपघटन, और नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना, बताइए कौन सा होगा, जल्दी कमेंट करें, सब पढ़ चुके हैं। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? कोरोजन। क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा जी? बी। कमेंट कीजिए फटाफट। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, चालकत्व का एसआई मात्रक है, चालकत्व का एसआई मात्रक है। चलिए आपके पास ऑप्शन है, ओम है, वोल्ट है, महो, MHO को क्या बोलते हैं? महो। और ये क्या है? एम्पियर। जल्दी से कमेंट करें। 2 नंबर क्वेश्चन कमेंट कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन कमेंट कीजिए, क्या होगा? चालकत्व का एसआई मात्रक, चालकत्व का एसआई मात्रक। चलिए जवाब दें जल्दी से। ओम, वोल्ट, महो, एम्पियर। तो आंसर क्या आएगा? महो। क्योंकि देखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, OHM होता है, ओम। उसको उलट दीजिएगा, कंडक्टेंस 1/R, यानी कि महो। क्या बोल सकते हैं? महो, या फिर ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, जैसे डेनियल सेल हम लोग पढ़ें, तो डेनियल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
तो डेनियल सेल में जो है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब वहाँ जो है बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो बोल रहा है फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पर क्या है स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा। इट इज इसेंशियल टू हैव, तो बोल रहा है कि इसके लिए आवश्यक क्या होना चाहिए, इसमें क्या होगा, मतलब इसमें जब मान लिया जाए कोई रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है तो इसमें क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए, वही बोल रहा है। अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः परिवर्तिता भी बोलते हैं, जो अपने आप में परिवर्तित होता है, परिवर्तित मतलब बदलना होता है। तो बोल रहा है अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता सभी तापमानों हेतु, हेतु का मतलब के लिए, हेतु का मतलब के लिए आवश्यक है। तो अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता सभी तापमानों हेतु आवश्यक हैं। तो क्या आवश्यक होना चाहिए, बोला डेल्टा एच एंड डेल्टा जी आर नेगेटिव, डेल्टा एच और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी बराबर 0 बोल रहा है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एच आर पॉजिटिव, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा जी होना चाहिए। तो याद रखना है बच्चे, जहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जहाँ स्पॉन्टेनियस काम होता है, अपने आप होता है, वहाँ का जो है एंथैल्पी भी नेगेटिव होता है। एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है। गिव्ड फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ सिस्टम से एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो याद रखिएगा, यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, कोई भी काम स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो उसका एनर्जी मतलब हीट एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इसको पढ़ते हैं। डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा जी को चेंज इन मतलब क्या बोलते हैं, गिव्ड एनर्जी, गिव्ड फ्री एनर्जी, दोनों ही नेगेटिव होगा, दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ फैराडे, देख लीजिए, यदि यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा आप लोग यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन फैराडे के प्रथम वैद्युत अपघटन के नियम से, प्रथम वैद्युत अपघटन के नियम से संबंध रखता है। तो लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 देखिए तो पता चल जाएगा आपको कि फर्स्ट लॉ से कौन रखता है संबंध। तो याद रखेंगे बच्चे, आपका जो है W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि आपको पढ़ाए होंगे W इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, मतलब आप बोल सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू Q। और आपको पता है बच्चे Q बराबर जो होता है, Q बराबर होता है I T मतलब करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू यदि रख देंगे तो Z और क्या हो जाएगा IT, ZIT। तो ZIT, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और Z बराबर आपको बताए थे होता है E/F, E/F। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, और आपका जो F है फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा आंसर, क्या होगा इसका, देखिए लेक्चर नंबर 23 में पढ़ा चुके हैं, अरे मतलब क्या चीज़ पढ़ा है, वहाँ पे पढ़ाया गया था क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा पढ़ाया गया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक फार्मूला आया था Z बराबर QT। देखिए एक फार्मूला हम लोग बनाए थे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Q, तो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, Z आएगा, तो ZQ हो जाएगा। और Q का जो वैल्यू होता है IT होता है, क्या होता है IT। अब Q की जगह IT रख देंगे तो ZI क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर कितना, इसको M भी बोल सकते हैं, W को क्या बोल सकते हैं बच्चे, M भी बोला जा सकता है, इसको आप M भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आंसर कौन हो जाएगा, B, आंसर क्या हो जाएगा B। तो M यहाँ मास है, तो M इज इक्वल टू ZIT होता है, M इज इक्वल टू ZIT। तो ये आप पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 23, लेक्चर नंबर कहाँ 23। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है।
निम्नलिखित में, ये तो बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करें, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? चलिए, ए है ड्राई सेल, बी है फ्यूल सेल, सी है लेड स्टोरेज सेल और डी है नन ऑफ दीज। तो ड्राई सेल को आप यहाँ कमेंट करेंगे, क्या होगा आंसर? ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब प्राथमिक सेल बोलते हैं। मतलब प्राथमिक सेल का मतलब ही होता है यूज एंड थ्रो, जो एक बार यूज करेंगे फिर से यूज नहीं कर सकते। जैसे घड़ी का जो मतलब बैटरी है, ये क्या है आपका? ड्राई सेल बोल सकते हैं, मतलब ये प्राथमिक है। ये क्या है आपका? प्राइमरी है। टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं वो भी क्या है आपका? प्राइमरी है। तो इस तरह से हम लोग अभी 5 क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जल्दी से इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग फटाफट और जल्दी लिखें, नोट करें। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, मोबाइल थोड़ा हीट हो रहा है ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस इज, फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस इज 1/r A/ρ×L बोथ A एंड B नन ऑफ दिज। तो बताइए इसमें जो है कंडक्टेंस का फार्मूला क्या है? कंडक्टेंस का फार्मूला क्या है? आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन होगा? पहले कमेंट करें, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, कौन होना चाहिए? 1/r, बी नंबर है A/ρ×L और सी नंबर है बोथ A एंड B नन ऑफ दिज। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ। क्यों? देखिए हिंट्स कर देते हैं। जैसे आपको पता है बच्चे कि R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, और एक होता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का एक फार्मूला तो हो गया 1/r। दूसरा यदि निकालें तो 1/r को क्या लिखा जा सकता है? 1 बटा, और r का वैल्यू होता है ρ×L/A, ρ×L/A। तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका A/ρ×L, ρ कितना हो जाएगा? L। तो एक सूत्र और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, कंडक्टेंस को हम 1/r भी बोल सकते हैं, और 1/r को क्या लिख सकते हैं? r का वैल्यू कितना होता है? ρ×L/A, ρ×L/A होता है। तो a कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो बचेगा कितना? A/ρ×L। इसलिए बोथ होगा, ये भी सही है और बी भी सही है। फिर बोला यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट करेंगे इसका आंसर कौन होगा? यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट कमेंट कीजिए, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होगा? कमेंट करें। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट में देखेंगे क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब आप याद रखिएगा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट में कि सेल कांस्टेंट को हम लोग G* से दिखाते हैं, और G* बराबर होता है L/A, L/A होता है। ठीक है, L को हम मीटर बोलेंगे, लेंथ है, और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मीटर कटेगा तो कितना बचेगा? 1/m। 1/m को क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स। इसलिए आंसर कौन होगा बच्चे? सी। सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? L/A, कल ही देखे थे। और L का यूनिट क्या होगा? मीटर, m, और A का होगा आपका मीटर स्क्वायर। A को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, तो मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये m से m कटेगा एक, तो बचेगा 1/m। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m इनवर्स, यानी कि मीटर इनवर्स। यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में है तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। फिर बोल रहा है बच्चे 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 फैराड इज इक्वल टू होता है, देखिए बच्चे आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, Q बराबर होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है फैराड, यानी कि 1 फैराड इज इक्वल टू होता है Q × Na। अब Q × Na क्या है? Q है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19C,
और Na का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 पावर, ये 22 लिख सकते हैं या 23 लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर 23। और इसका यूनिट जब लिखते हैं तो बच्चे होता है मोल इनवर्स। क्या होता है? मोल इनवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आता है F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 96500, यानी कि 400 समथिंग आता है, 400 समथिंग आता है, लेकिन हम इसको कितना मान लेते हैं? लगभग 500। अब यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम और इसका मोल इनवर्स है, तो कूलम इंटू क्या हो जाता है? मोल इनवर्स। तो 1 फेराइड कैसे आया आपको पता चला बच्चे? क्यों? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से। किसे करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से। इसी को बोलते हैं फेराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फेराडे कांस्टेंट। तो इसका यूनिट पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 96500 सी फॉर कूलम है। यहाँ पे 96500 कूलम इंटू मोल इनवर्स, 96500 इंटू कूलम इनवर्स दिया हुआ है, 96500 कूलम इनवर्स इंटू मोल। तो आपका आंसर क्या होगा? 96500 कूलम इंटू मोल इनवर्स। आंसर हो जाएगा बी। आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, कितना हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मान लिया एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या रह सकता है? जैसे पानी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ चीनी का सॉल्यूशन हो सकता है एक्वस का, नमक का एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना, कोई एसिड का बना सकते हैं, यूरिया का बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ बोल रहा है कि निम्न में कौन जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करेगा। मतलब कोई जलीय विलयन है, उसमें से इनमें से कौन सा जलीय विलयन जो है आपका विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सकता है। कौन सा जलीय विलयन लेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो याद रखिए, देखिए ग्लिसरॉल दिया हुआ है, HCl दिया है, शुगर दिया हुआ है, प्योर वाटर दिया है। तो प्योर वाटर में तो आपका क्या होता है? आपका करंट पास नहीं करता है, ग्लिसरॉल में भी नहीं करता है, शुगर में भी नहीं करता है। तो कौन बचा? HCl होगा। क्या होगा आंसर इसका? HCl होगा। क्या होगा बच्चे? HCl होगा। फिर याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली एट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः होता है। क्या होता है? क्रमशः होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो वैद्युत अपघटन में क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन, वैद्युत अपघटन में क्रमशः ऑक्सीजन और अपघटन होती है या अपघटन होता है। क्रमशः मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पहला दिया हुआ एनोड और कैथोड, तो आपको तो याद रखना है बच्चे आपका किस पर क्या होता है। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, ये यदि पता है तो सीरियल वाइज समझाना है। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पहले उसके बाद रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पहले उसके बाद रिडक्शन। तो कौन सा ये ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो एनोड एंड कैथोड, कैथोड एंड एनोड, एनी कैथोड, ओनली कैथोड, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आप बताइए। तो देखिए आपको पता है एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो यदि इसके अनुसार लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले उसके बाद क्या है? रिडक्शन। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए तो ये मेरा जो है थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, न्यू वाला अभी तक पहुँचाया नहीं है। ठीक है, ऐसे सोचे थे 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, लेकिन 2 बार हीट हो चुका है बीच बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, आज इतना लिख लीजिएगा, ठीक से लिख लीजिएगा। और आपको एक नया चीज़ मिला कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि ये क्या है आपका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पहले पता है कि, और इसको हम Q से दिखाते हैं। चार्ज को कैसे दिखाते हैं बच्चे? Q से। तो Q बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6 पर 1 मोल बराबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर की संख्या के बराबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या के, तो प्रति मोल, है ना। तो कहने का मतलब 6.0022 × 10⁻23, 10 कितना है आपका? 23। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है? प्रति मोल। 1 मोल में कितना होता है?
2 इंटू 10⁻23, इसको हम प्रति मोल बोलते हैं, इसलिए इसको मोल इन्वर्स लिखा गया है। क्या लिखा गया? मोल इन्वर्स। तो इसका यूनिट जो लिया गया है बच्चे, ये मोल इन्वर्स, ये क्या होता है? इसका क्या लेंगे? प्रति मोल का मतलब हुआ मोल इन्वर्स। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी से निकलता है फैराडे कांस्टेंट। क्या आता है आपका? एफ का वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू। तो फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आता है तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा? एन ए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96487 आएगा। कितना आएगा? 487। लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली कितना माना जाता है? 500। रियल वैल्यू कितना होता है? 96487 कूलम इंटू मोल इनवर्स। लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना मानते हैं? 500 ले लेते हैं, 96500। तो 96500 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। इसको जी से दिखाते हैं। कंडक्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है? जी से आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए एक फार्मूला कंडक्टेंस का क्या हो गया? 1/r हो गया। अब 1/r को क्या लिख सकते हैं? 1/ρ इंटू L/A, चूँकि r का जो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू होता है ρ इंटू L/A होता है। ये ऊपर चल जाएगा तो A/ρ इंटू L हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। फिर याद रखना है कौन सा एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जो कंडक्टर होगा, जो क्या होगा? कंडक्टर। तो HCl याद रखिए। क्या याद रखिएगा? HCl। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे, ज़्यादा नहीं देख पाए, 10 ही देखे। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल आने दीजिए, मेरा न्यू वाला आने दीजिए। उसके बाद आपको जितना भी देर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोबाइल ये सपोर्ट आप नहीं कर रहा है। और आज ही आने वाला, कल ही आने वाला था, आपका आया नहीं। तो 10 क्वेश्चन देखे, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आप पढ़ते रहे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे अपने कॉपी में, है ना। और उसके बाद कल जो है देखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और मन से पढ़ें। और कहीं डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। जैसे क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद आप कमेंट कीजिए कौन होगा आंसर। उसके बाद आप मिलाएंगे, यदि आपका सही होगा तो अंदर से क्या होगी? आपको खुशी होगी। अंदर से क्या होगी? खुशी होगी। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ जय हिंद।